नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा क्लोजिंग शो, क्लोजिंग कॉल, और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। बाजार में आज हमने देखी कि कमजोर शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत के बाद रिकवरी बहुत अच्छी रही और निफ्टी इस वक्त है 100 अंक ऊपर करीब करीब, यानी कि दिन के निचले स्तर से तकरीबन पौने 200 अंकों के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। निफ्टी बैंक की बात करें, 400 अंकों की जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखा है और ना तो निफ्टी ना तो बैंक निफ्टी अपने गेंस को शेड करने के मूड में दिख रहे हैं, तो माहौल अच्छा है। आज की अगर हम बात करें तो कुछ ऑटो शेयर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। आज पौने 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। फार्मा और अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव ऑटो, आज बाजार पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वहां से उतना सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो सवाल यह है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या निफ्टी में 22,800 के लिए एक ट्रेड बन रहा है? क्लोजिंग का जो समय है 1.5 घंटे का, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और अगले दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप 1.5 घंटे हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं। शुरुआत कर लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में हम समझेंगे डिम्पी से कि रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी एफएनओ में। एफएनओ का सेटअप जानेंगे 2:05 पर और 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। इसके अलावा निकुंज की नजर होगी 2:30 पर। 2:40 पर हम जानेंगे एक ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड और 3 बजे होगा मार्केट एट 3। 3:10 पर बीटीएसटी और 3:20 पर हम लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच। तो पूरा का पूरा शो है एक्शन पैक्ड। शुरुआत करते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो आज है मार्च सीरीज की एक्सपायरी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हमने वॉलेटिलिटी आज के सत्र में देखी नहीं। शुरुआती जो डिप लगा था उसके बाद बाजार ने अपने आप को संभाला और 100 अंकों के गेंस को निफ्टी बरकरार रखने में कामयाब है। 23,600 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक में 400 अंकों के आसपास की तेजी है। हमने देखा कि 51,500 के ऊपर निकला और वहां पर निफ्टी बैंक बरकरार है। दिग्गजों से बढ़िया सहारा मिल रहा है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक से। पीएसयू बैंकों में खरीदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी हम देख रहे हैं कि 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो कंपनीज पर बाकी देशों के 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं कि आज 5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा कोई ज्यादा चिंता बाकी शेयरों के लिए दिख नहीं रही है, क्योंकि बाकी कंपनीज का अमेरिका में एक्सपोजर उतना ज्यादा है नहीं। फार्मा शेयरों में आज कमजोरी है। अजंता फार्मा में हम करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सन फार्मा 2% नीचे है। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की गिरावट है और सिप्ला भी नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये रही बाजार की 5 बड़ी बातें। बड़ी बातें भी आपने देख ली। मोटा मोटी मार्केट्स की ओपनिंग के साथ साथ कैसे ट्रेड हो रहा है ये भी आपने देख लिया। लेकिन इस बीच मार्केट के अंदर बजर्स क्या क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स बज कर रहे हैं, कौन से न्यूज़ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक बार वो भी अभिषेक से वापस से समझ लेते हैं। अभिषेक जी, वो भी बता दीजिए। आज टाटा मोटर ही है और निफ्टी में टॉप लूजर है। 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि देखिए वहां से डेटोरेट हुआ नहीं है। टाटा मोटर का शेयर चला भी है 606 रुपए के भाव से, हमने 720 के भाव देख लिए। लेकिन आज कमजोरी है और आप फिलहाल देख रहे हैं इसमें करीब 6% के आसपास की कमजोरी, 670 रुपए के आसपास के भाव है। सोना बीएलडब्ल्यू जो कि एक ऑटो इंसिलरी कंपनी है, अब इन कंपनीज का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। हालांकि इन पर टैरिफ 1 महीने के लिए इस पर डिले हो गया है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर कमजोरी हो रही है। सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धन मदरसन, ये 3 से 6% के आसपास टूट गए। भारत फोर्ज में 2% के आसपास की गिरावट है। बीएसई के शेयर की तेज रफ्तार है। आज वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। वजह यह है कि 30 मार्च को कंपनी का जो बोर्ड है वो बोनस इशू को लेकर विचार करेगा। उसके चलते बाइंग इसमें फिर से लौटी है। कल की जो गिरावट थी बीएसई ने आज उसकी पूरी की पूरी रिकवरी करके दे दी है। 4% के आसपास के मूव्स हैं। यूके की कंपनी है फिनिक्स, उससे 5,600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है विप्रो को और विप्रो के शेयर में आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 2% के आसपास की हालांकि तेजी है, क्योंकि आईटी का माहौल आज थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए विप्रो उतना ज्यादा चला नहीं। आप देखेंगे 1% के आसपास के गेंस अभी रह गए हैं। ट्रेंट में हम सस्टेन्ड बाइंग देख रहे हैं। मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है और टारगेट दिया है ट्रेंट को लेकर 7,000 रुपए का। 8,000 रुपए के भाव हम ऊपर के देख चुके हैं ट्रेंट में, लेकिन फिलहाल 5,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। ये 2% के आसपास की तेजी आज फिर से हम देख रहे हैं। और आधार हाउसिंग के शेयर में भी आज तेजी हो रही है, क्योंकि डैम कैपिटल इसको लेकर बुलिश है। बाय का टारगेट दिया है 525 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन टाइम्स नाउ समिट भी चल रहा है और वहां पर
इकोनॉमी के धुरंधर हैं, इंडस्ट्री के धुरंधर हैं, बाजार के भी धुरंधरों का वहां पर जमावड़ा है। इस वक्त पेटीएम के चेयरपर्सन विजय शेखर शर्मा की स्पीच चल रही है, आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप सड़क पर चलते हुए किसी से भी लंदन में बहुत लो कॉस्ट पे वीडियो दिखा सकते हो, बात कर सकते हो, तो आप सोच रहे होगे ये क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब वायर फोन थे और वीडियो था भी नहीं और आईएसडी कॉल जिसका नेटवर्क का लेटेंसी बहुत था, बट वो हुआ, राइट? इट इज पॉसिबल। सो ये जो हम बात कर रहे हैं, वी विल इंटरेक्ट विद फाइनेंशियल सिस्टम इन वेरी नेटिव वर्ड्स एंड इट विल स्पीक दैट, इट इज तो इनएविटेबल। वी हैव समथिंग सून टू बी कमिंग इन पब्लिक एंड मार्केट ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग इवन बिगर, डीप, फाउंडेशनल टू इट। अभी आप लोगों को पता होगा कि जब बैंक से कोई स्मॉल बिजनेस और कोई इंडिविजुअल लोन फाइल करता है तो उसको एक बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत एक अंडरराइटर चेक करता है। क्रेडिट पॉलिसी हेडक्वार्टर में बनती है, वो डिफरेंट चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लेके बनती है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रिस्क है, क्या आपका कॉस्ट है वगैरह, और उसका एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कह सकते हैं कि वो पॉलिसी के विद इन ही काम करता है। बट आपको पता होता है कि ये चीज ना दिल्ली में चलती है, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो ये नहीं होता, महाराष्ट्र में जाओगे डीप हिंटरलैंड में तो ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश में ये नहीं होगा। वो नॉलेज बहुत टफ होता है एक ग्लोबल सिंगल पॉलिसी को इनहेरिट करना। तो वहां का जो हेड होता है उसको चीफ रिस्क ऑफिसर बोलते हैं। तो अगर सीआरओ का ब्रेन एंड कैपेबिलिटी हर इंडिविजुअल लोन के आगे उपलब्ध होता तो, और हर इंडिविजुअल पॉलिसी के आगे उपलब्ध होता, क्योंकि सबकी पॉलिसी की कॉस्ट सेम होती है, हम तो बहुत सीरियसली सही तरह से चलाते हैं, हम चलाते भी नहीं इतना कार को, हमको कितना क्यों देना पड़े कॉस्ट। ये सारे जो एलिमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के पर्सनलाइजेशन के होते हैं, n equal to 1 लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज का पर्सनलाइजेशन, जिसमें रिस्क एलिमेंट, पर्सनलाइजेशन, सर्विस कॉस्ट एलिमेंट्स कैन बी फैक्टर्ड इन, विल बी इन नेक्स्ट 5 year a expectation. So n equal to 1 priced credit, n equal to 1 priced insurance, n equal to 1 priced or featured wealth or deposit services, ये सारी चीजें n equal to 1 पे आ जाएंगी, and that I believe will give a next level of growth opportunity for country and individuals and companies, that they will be able to leverage the power of AI in a practical sense. So financial services system can get advantage of itself because it inherits with tons of data and capabilities, that it'll be able to run AI models on top of it. They'll give opportunity to have all financial services being personalized to a person, taking care of the institution which is working for, and the risk, etc. element of that. So I think that's a very big advantage, because as you know, ultimately, formal financial system is where the economy has to head towards and gets the growth of. And customization, n equal to 1 on a billion level, possible. I remember in one of the off-record conversations, you had mentioned something which stayed with me, that the key to success is you should never have plan B. आपका plan A होना चाहिए और आपको उसी को pursue करना चाहिए. At this point, which is that plan A in terms of expansion, launching new services, which you are pursuing, let's say in next 5 years, 10 years, 2 years, I mean, looking at the pace of technology, which will change the face of Paytm? Look, like I said, we truly are privileged that we have opportunity of India. Our company is built in an era and age where the consumers, the businesses use technology at that depth, and the opportunity of serving brand and reach is phenomenal. So in next, whether you talk about 3, 5, 7, 10 years, whether you talk about further here, we will continue and remain committed to serve our country's population, country's small businesses. And like I said, the business doesn't require the new thing to be done, because the needs are simple. It's like saying that you need payment, you need insurance, you need wealth services, and so on. So those services will become, how do they become and how do they serve, even to the corner case of the corner case. It's easy to give a credit to, let's say, a large company whose data is publicly available, but it is tougher to give to a person who's like, let's say, a auto rickshaw driver or a normal rickshaw driver or a mazdoor or a person whose data and inherent elements don't exist. Our success will be that we will be able to bring at least 50 crore Indians to the mainstream economic benefit. And I think that is what our continuous commitment and goal remains, and we'll be
remain committed to it. तो विजय शेखर शर्मा टाइम्स नाउ समिट के मंच से ये कहते हुए कि 50 करोड़ कंज्यूमर्स को वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेकर आएंगे, ये उनका लक्ष्य है और इनोवेशन पर लगातार वो फोकस कर रहे हैं और बाकी जो कंप्लायंस से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसको भी सुलझा रहे हैं। ये वहाँ से निकल के आ रही बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहाँ पर जुड़ रहे हैं उस मंच से और उनके की टेकअवेज भी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलिए डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी, आज जिस तरह की शुरुआत हुई और उसके बाद जो रिकवरी हुई उससे ये पता चल गया कि नहीं, बाजार में अब स्ट्रेंथ आ गई है, अंदरूनी जो ताकत चाहिए वो है बाजार में। 125 अंकों की तेजी है, 23,600 के ऊपर निकल गया निफ्टी और निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि 50,500 51,500 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने कुछ दिन पहले भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट बाइंग और डिप्स का है कि सेल ऑन राइज का, तब भी हमने आपसे ये बात बोली थी कि 22,800 के बाद हमने आपको एक लक्ष्मण रेखा टाइप बना के भी दिखाया था। 22,800 के बाद कोशिश करते हैं अभी भी आपको दिखा देंगे वापस से। उसके बाद से मार्केट ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और नॉन स्टॉप वहाँ से चला है। अब ये छोटा मोटा डिप आएगा, ये बॉट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ज़रा दिखाइए जो मैंने चार्ट अपनी स्क्रीन पर आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं। आप वहाँ पे देखेंगे, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाहता था और क्या बात आप देख पा रहे हैं। एक बार ज़रा दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। हाँ, ये वो लक्ष्मण रेखा वाली बात जो मैंने आपसे बताई थी और उसके ऊपर अब हम बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हैं। और मैंने कल भी आपसे बात की थी कि मेरा पहला टारगेट होगा ये 23,500 का, ये येलो कलर की लाइन आएगी, उसको तोड़ेगा तो फिर ये आपका पहुंचेगा 23,000 के आसपास, फिर ये पहुंचेगा 22,800। जब मैंने आपसे सुबह भी कहा था तो मैंने आपसे सिर्फ यही बात की थी कि भाई 23,300 के आसपास का मैं वेट करूंगा। अगर 23,500 आज आ गया, क्लोज हो गया इसके ऊपर, तो मैं 23,300 के बारे में भी सोचना बंद कर दूंगा। अदरवाइज नहीं तो 23,300 के बाद मैं सीधा 22,800 यानी कि इस डॉट वाली लाइन पे आऊँगा। ये लाइंस का ब्रेकआउट है, ये हमने आपको सबसे पहले नोटिस करवाने वाले लोगों में से एक थे और सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ग्राफिक्स छाप के नहीं दिखा रहे थे, बाकायदा चार्ट से भी दिखा रहे थे कि हम क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है, हमारी वजह क्या है, क्यों हम इसको नोटिस कर रहे हैं। बाय द वे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आते हैं रोल ओवर्स पे। रोल ओवर इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पोजीशंस में इस समय का रोल ओवर साइज़ क्या चल रहा है या फिर रोल ओवर की पोजीशंस क्या कहती है। पहले मैं निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी का रोल ओवर करीब 68% हो चुका है, 75% से ज़्यादा का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है, तो एवरेज रोल ओवर से के बराबर है हम। तो अगली सीरीज़ में भी आपके पास एक्साइटमेंट होगा, ये बात मैंने सुबह भी आपको बताई थी और फिर से रिपीट कर देता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रोल ओवर कॉस्ट 300 रुपये के आसपास की रोल ओवर, 350 रुपये के आसपास की रोल ओवर कॉस्ट पड़ रही है बैंक निफ्टी की और करीब 165 रुपये की निफ्टी की पड़ रही है। अगर आपको 1,000 रुपये कमाने हैं, 1,000 रुपये कमाने के लिए रुकना चाहते हो आप, तो फिर आप बैंक निफ्टी का 100% रोल ओवर करो, क्योंकि 52,200 और फिर उसके बाद की जर्नी फिर देखेंगे तब की तब आएगी। तो फिलहाल 1,000 पॉइंट का रोल ओवर चाहते हो, कमाई करना चाहते हो तो 300 पॉइंट दे देना, 700 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक, सेम विद द निफ्टी, करीब 400 पॉइंट की रिकवरी चाहते हो, यहाँ से आपको मिल जाए तो 165 पॉइंट रोल ओवर कर दे देना और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता नहीं बॉस हम ये नहीं कर सकते, हमें तो बस जो हो गया आज की तेज़ी में सौदा काट दें क्या, हमारे तो टारगेट हो गए, हम 350 पॉइंट नहीं देंगे रोल ओवर के या हम 165 पॉइंट नहीं देंगे निफ्टी के, फिर मत भी दो, फिर भले ही मत भी दो आप। लेकिन ये देखो, आपको सोचना है, आपका निजी फैसला है, इसलिए मैं उस पर पर्सनल कोई कमेंट करूँगा नहीं। दूसरी बात आज आप देख रहे होगे HDFC ने फिर से पार्टिसिपेशन दिखाया। बैंक निफ्टी को मजबूत करने में HDFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बड़े शेयर्स चलेंगे, बाजार में धूम मचेगी और ये बात साफ दिख रही है। जिस दिन बड़े शेयर, सिर्फ कल का दिन ऐसा था जब आपको बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था, एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ी और हमने करेक्शन भी दिखाई। कल क्या FIs की होल्डिंग घट गई थी? नहीं, FIs की होल्डिंग तो बढ़ी है कल 33%। ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी का एडजस्टमेंट्स है जो हो रही थी। अभिषेक जी, सुबह आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डाटा में क्या है। हमने आपसे बोला था कि मार्केट में कल गिरावट आई है बट डाटा में नहीं आई है। मैंने बात सुबह भी आपको बताई थी कि डाटा बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का अपना एक तरीका है एडजस्टमेंट करने का, वो कर रहा है। आज आप देखो, कल आपने 400 पॉइंट खोए थे, मार्केट ने आपको वापस दे दिए। कल आपने 180 पॉइंट खोए निफ्टी के, 125 पॉइंट आपको वापस लौटा रहा है। आज ही 24 घंटे भी नहीं हुए आपको वापस लौटा रहा है। तो ये मार्केट का नेचर हो गया
और ये चलेगा। 13.5 का विक्स पे इस तरह के मूवमेंट आते रहेंगे। मार्केट में अच्छी चीज़ है, चर्निंग होगी। मेरे को लग रहा है कि अप्रैल के सीरीज़ के अंदर ऑटो स्टॉक्स ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, आईटी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चले नहीं है, चलने की पूरी पूरी गुंजाइश है और थोड़ा बहुत चर्निंग और होगी, पक्के सी होगी। बहुत सारे पॉइंट्स अगर मैं बोलने पे आऊँ डेरिवेटिव एक्सपायरी पे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। विशाली पारिक हैं, ओशो कृष्णन हैं, कुणाल शाह हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विशाली, एक छोटा सा पोज तो लिया मार्केट में, जो कल परसों हम भी डिस्कस कर रहे थे कि एक छोटा सा पोज आएगा, बट मार्केट में कोर स्ट्रेंथ तो है ही, और कोर स्ट्रेंथ एफआईज की तरफ से भी दिखी, डाटा में भी दिख रही है, चर्निंग में भी दिख रही है, और मार्केट्स के टारगेट टू अचीव में भी दिख रही है, जो कि 24,000 और 52,200 बनता है। आपका भी टेक यही है कि अप्रैल के अंदर हम एक बार 20,000 हिट कर जाएंगे और बैंक निफ्टी पे 52,200 तक आ जाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यस, बात तो वही है। हम बात कर रहे थे जैसे कि मार्केट एक ब्रीदर ले रहा है, तो एक पॉज ही है, बट ओपन टारगेट जरूर है 24,200। सो एज लॉन्ग एज अभी नियर टर्म हम देखें 23,300 का अभी सपोर्ट, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहाँ से बाउंस आता है। जैसे कि आज हमने देखा है 380 या कुछ, आज 412 का लो हुआ है और वहीं से बाउंस आ रहा है। सो अंडर करंट इज पॉजिटिव, और एक बार हम 26,800 850 को दोबारा क्रॉस करें तो ओपन टारगेट्स है 24,200 के। ये निफ्टी को लेकर एनालिसिस होगी, लेकिन चलिए अब स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे और लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए क्लोजिंग ट्रेड्स। वैशाली जी, ओशो, कुणाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत ओशो आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या चुना है आपने, क्या ट्रेड करना है अभी? दो बाई का ही रिकमेंडेशन है उसमें। सबसे पहला काउंटर जिसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट है एंड पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। डीमार्ट से लिस्टेड है कंपनी, एंड अगर हम देखें तो इसमें ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है डीमार्ट में काफी अच्छा पोटेंशियल है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। 3900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट टर्म पे 4240 तक का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल ब्रेकआउट के बाद पोजिशनल व्यू 4600 तक का भी है, बट इमीडिएट बेसिस पे 4240 तक के टारगेट्स हमें डीमार्ट में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर एफएमसीजी स्पेस में से है। एफएमसीजी में ट्रैक्शन अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है पिछले 2-3 हफ्तों से, एंड अभी भी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। करंट लेवल्स पे 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड शॉर्ट टर्म में 1190 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डीमार्ट के लिए 4,240 का टारगेट, गोदरेज कंज्यूमर के लिए 1190 के टारगेट। डीमार्ट ने अच्छी रफ्तार दिखाई है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन वाले स्पेस से ही दोनों शेयर निकल के आए हैं ओशो के। कुणाल भाई, आप बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो शेयर है, दोनों रिकमेंडेशन बाय साइड की रहेगी। फर्स्ट स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा इंडिगो। स्टॉक में ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो मार्केट्स भी करेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस हमने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम और भी पड़ेगा आगे जाके। तो इंडिगो पे बाय की सलाह रहेगी। 4950 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। हाई लेवल्स पे मैं 5240 और 5300 के टारगेट देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है इंडिगो वापस और एक नया हाई बनाने के लिए रेडी हो चुका है। जहाँ तक दूसरा स्टॉक की बात है, ये मैं पीएसयू बैंक्स में से सिलेक्ट करूंगा। आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा है, एंड मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम वापस रिज्यूम होना चाहिए। एंड एक बार बैंक निफ्टी हाई लेवल्स पे वापस 51,800 निकाल देता है, तो 52,200 52,500 के लेवल आएंगे। एंड यहाँ पे मुझे लगता है पीएसयू बैंक भी वापस पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बुलिश भी रहेगा एसबीआई पे। स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। ऑलरेडी पहले स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था, अब एक रिट्रेसमेंट जो होना था वो हो चुका है, एंड मुझे लगता है वापस से मूव कंटिन्यू रहेगा अपसाइड पे। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे, वो है 754 का, और टारगेट जो आपके हाई लेवल्स पे रहेंगे वो है 784 और 790।
यह शेयर कुणाल ने भी चुने हैं। एसबीआई में थोड़ा लगा कि नहीं डिप आएगा, लेकिन आज अच्छे से अपने आप को संभाला एसबीआई ने, और इसके लिए टारगेट आपके स्क्रीन पर 784 और 790 रुपए के, और इंटरग्लोब एविएशन हम लगातार उड़ान देख रहे हैं। 5200 के आसपास का रिकॉर्ड हाई बनाया है इंटरग्लोब एविएशन ने। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, और चार्ट पर भी ये और तेजी दिखाने के लिए शेयर तैयार है। टारगेट होंगे 5240 के, 5300 के, यानी कि नई ऊंचाई पर शेयर जाएगा और आपको ट्रेड के लिहाज से भी इसमें फायदा होगा। आज शुरुआत थोड़ी सी सुस्त की थी, लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार भरी है इंटरग्लोब ने। वैशाली जी, आप क्या रिकमेंड कर रही हैं? कन्विक्शन आपका कहां पर हाई है? तो मैं एक सेल कॉल चूज करूंगी, वो है जिंदाल स्टेनलेस। 580 का लेवल पे मैंने सेल रेकमेंड किया है। 590 के स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट रहेगा 570, और अगर उसके नीचे भी जाता है तो मे बी 565। और दूसरा मैं टेक स्टॉक ही चूज करूंगी, वो है साइंट, बिकॉज ओवरऑल हमने देखा है परसिस्टेंट, कोफॉर्ज सभी में, केपीआई टीम में सभी में एक मोमेंटम शुरू हुआ है। सो ये स्टॉक एक टेक्निकली वेल प्लेस्ड। सो 1276 का भाव चल रहा है, 1260 के स्टॉप लॉस के साथ, 1320 का ट्रेडिंग टारगेट। एक सेल कॉल जिंदल स्टेनलेस 570 के टारगेट के लिए, और एक वैशाली जी की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक बाय कॉल भी है। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निकुंज सर, 5 लगातार नेगेटिव एक्सपायरी के बाद हम फिलहाल देख रहे हैं कि मार्च में एक अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार है बाजार, और टैरिफ वाली टेंशन को भी बाजार काफी हद तक इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि अच्छे दिन लौट आए हैं बाजार के वाकई में, या कुछ बाधाएं अभी पार करनी बाकी हैं? अभिषेक, देखिए 1500 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी चल चुका है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, कल ईयर एंड है, फिर एक बड़ी छुट्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर कुछ खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, कई लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं, कई लोग छुट्टी के बाद आने के बाद ट्रेड करेंगे। तो मार्केट के अंदर हमने जो उछाल देखा था, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग लेट बाउंस, मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। अब टेक्निकी तौर में आप भी जानते हैं, और सब व्यूज़ भी शायद इसी बात पे अब कश्मकश लड़ाए बैठे कि क्या 23,800 पार होगा। मुझे लगता है वो पार होगा, और मुझे लगता है उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो आज पार होगा, वो कल पार होगा, या फिर 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मुझे लगता है 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मगर मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव है, वह शायद टैरिफ की क्लैरिटी के बाद ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टैरिफ को लेकर क्लैरिटी के बाद मूव आएगा। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। देखते हैं क्या कुछ करते हैं, उस पर नजर रहेगी। एक स्टॉक स्पेसिफिक जरा आपसे राय चाहिए निकुंज सर, वो है एचडीएफसी बैंक का। लगातार हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 1850 रुपए के आसपास के भाव हैं, और जो रीसेंट हाइज है 1880 के, उसके आसपास जाता हुआ फिर से दिख रहा है। ये आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है शेयर को लेकर अब? देखिए, आज शायद मैंने आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी थी, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट के अंदर सिटी की थी या गोल्डमैन सैक्स की थी, मतलब मैं याद करने का ट्राई करूँ तो शायद सिटी की थी, कि उनके हिसाब से एचडीएफसी बैंक इस समय का हाई कन्विक्शन आइडिया रहेगा। 90 दिन के अंदर वह बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक का जो नियर टर्म मूवमेंट होता है वह शायद एफआईएफ फ्लोज पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिल रही है। और तीसरा, इसके अंदर एक लिस्टिंग की बात चल रही है, जो इनकी सब्सिडरी है व्हीकल फाइनेंस की, उसको भी लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अभिषेक, जब एफआईआई वापस आते हैं तो टिपिकली लार्ज बैंक हमेशा चलते हैं, और अब देखिए कोटक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, एचडीएफसी बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मगर जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक, वो थोड़े डिफरेंट हैं, और शायद मैं प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा कि निफ्टी का, स्मॉल कैप इंडेक्स का और लार्ज कैप इंडेक्स का 1 साल का चेंज दिखाएं। अगर अब निफ्टी का 1 साल का चेंज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 1 साल के अंदर करीब 5.5% चला है। मैं सुबह देख रहा था, तो अब हो सकता है आंकड़ा बदल जाए। एचडीएफसी बैंक है जिस स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी दिखाएं पिछले 1 साल का 52 वीक चेंज जिसे हम बोलते हैं। मैं वेट कर लेता हूँ उसका, कोई बात नहीं, ग्राफिक से समय लग सकता है आने के लिए। तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आज का नहीं जी, 1 साल का। तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभिषेक, कि हमको ऑप्टिकली लगता है कि मार्केट के अंदर इस समय है ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर उछाल देखने को मिला है, मगर पिछले 1 साल के अंदर ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर जो लार्ज कैप के अंदर आउट परफॉर्मेंस आई है वो स्मॉल कैप से ज़्यादा है, और स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर इस समय हम देख रहे हैं रिसेंट गिरावट के बाद अंडर परफॉर्मेंस है। अगर मैं किसी को भी बोलूँगा कि भाई गैस करिए स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में 1 साल में क्या रिटर्न रहा है, तो कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20, मगर हकीकत ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 1 साल में जो रिटर्न रहा है वो निफ्टी के आसपास
आसपास रहा है, निफ्टी से थोड़ा नीचे रहा है। तो स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी जो लोग इनकी सत्य कथा लिखने लगे हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है। जो फ्रॉथ था वो काफी हद तक छटा भी है, जरूरी भी है सर, हेल्थ के लिए जरूरी है कि जो फैट हो एक्स्ट्रा वो छट जाए। एक दो स्टॉक और बताइए, वो है बजाज ऑटो और हीरो मोटो। ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर से 35-40% ये करेक्ट हो गए थे। अब आगे थोड़ा फेस्टिव सीजन भी है, आंकड़े भी आ जाएंगे ऑटो बिक्री के 1-2 दिन में। इनको लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? देखिए, दोनों करण अर्जुन नहीं है। हमको लगता है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प करण अर्जुन है, मगर ये करण अर्जुन नहीं है। एक आसमान है और एक ज़मीन है। हालांकि दोनों टू व्हीलर्स बनाते हैं, compete करते हैं, मगर बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफरेंट है। हीरो मोटोकॉर्प एक लोकल मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने ईवी में कुछ बड़ा नहीं करा है और एक्सपोर्ट्स उनका बहुत कम है। बजाज ऑटो एक लोकल मैन्युफैक्चरर है मगर उनका एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, पर 3 व्हीलर में जा चुके हैं और ईवी के अंदर उनका मार्केट शेयर बढ़ चुका है। तो हालांकि आप सही बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट शेयर में दोनों की डिपेंडेंस इस समय ज़्यादा है, मगर हीरो मोटोकॉर्प की जो डिपेंडेंस है वह डोमेस्टिक में बजाज ऑटो से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप डोमेस्टिक रिकवरी की स्टोरी खेलना चाहते हैं तो हीरो होंडा लीजिए। अगर आप ग्लोबल स्टेबिलिटी और करेंसी के कुछ फेवर में जाना चाहते हैं तो आपको बजाज ऑटो लेना चाहिए। ऑल्सो बजाज ऑटो कॉन्स्टेंटली बायबैक करता रहता है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कैश जनरेट करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँगा अभिषेक, हीरो मोटोकॉर्प अगर बजाज ऑटो को आप देखें तो बजाज ऑटो हर 3-4 साल के अंदर ऐसा कुछ ऐड करता है कि 20% उनका टर्नओवर बदल जाता है। मिसाल के तौर पर इन्होंने स्कूटर से करी बाइकें 110 सीसी से 135 सीसी, जिसको हम बोलते हैं पल्सर। उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट चालू करा। एक्सपोर्ट इनका इतना बड़ा हो गया है कि आज 30 से 35% रेवेन्यू एक ज़माने में एक्सपोर्ट से आने लगा था। उसके बाद इन्होंने ऐड करा 3 व्हीलर। उसके बाद इन्होंने इसमें KTM के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चालू करा, जिसके अंदर मार्केट शेयर अच्छा खासा 25% के आसपास हो गया है, जिसमें एक ज़माने में एक नए एंट्रेंट थे। काफ़ी टाइम तक डिनाइल मोड में बजाज साहब बैठे रहे, मगर अल्टीमेटली आए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के अंदर, उसमें कमाल कर दिया। तो मार्केट हमेशा कहता है जी रूरल रिकवरी बाय बजाज ऑटो, मॉनसून अच्छा है बाय बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प। मगर हकीकत ये है कि ये करण अर्जुन नहीं है, दोनों के बिजनेस मॉडल्स एकदम अलग हैं। शुक्रिया आपका। बाजार पर और कुछ ज़रूरी जो शेयर हैं जिस पर लोगों की नज़र रहती है, लोगों के पोर्टफोलियो में होती है, उन पर अपनी राय शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। चलिए लेकिन सीधे चलेंगे फिर से टाइम्स नाउ समिट के मंच पर और वहाँ पर ड्रीम 11 के मैनेजमेंट को सुनते हैं, देखते हैं कि उनका क्या विजन है आगे गेमिंग सेक्टर को लेकर। Will take like Whoop, and AI can take real-time data from, or take all the data from these variables and analyze and understand muscle fatigue, stress levels of players and give them advice. Whoop as a wearable technology, for example, today tracks your stress levels, tracks your sleep patterns, and tracks your strain patterns, and coaches you exactly when you should be resting and when you should be training harder for peak performance. This is what makes a difference, because this directly ties into your injury prevention and rehabilitation. Once these AI systems understand that at what point you need to push harder, at what point you need to back off, if they can analyze your movements a lot better than your coaches in general, and they can tell you at the right time when you're very, very close to an injury. If you have systems like this and if you use them well, then we would have known that when Bumrah is bowling again and again in the Australian series, in the test matches, at what point we should have reduced his workload so that he's not out of action for the next 3 months. This is what we want for the future when it comes to talent development and how our athletes can be supported with the power of AI. So with talent development as well as real-time fan engagement, they're also kind of, unfurling a new story, which is much bigger, which is economic growth. How does that happen? Let's think about job creation, for example. With AI-driven fan engagement, there are tons of jobs that are opening up in the areas of data analysts, machine learning scientists, AR, VR experiences. There's a lot of innovation happening in the startup system. A lot of startups are being formed each and every day in the sports tech domains of variables, or as I said, scouting platforms, or for tooling that's needed for broadcasting. It's fostering a new wave of entrepreneurship and innovation in this domain. You can have you can have a public and a private partnership. So what can happen is states can partner with private tech platforms and invest in grassroots tournaments, can invest in youth programs, and can invest in, again, using the same technologies to track, to identify, and scout players
from different districts. This will result in a lot of representation across the country. When it comes to policy decisions, like having the ability to analyze which areas of the country are underrepresented, which areas are what kind of participation are we getting. So when you're making decisions about funding and expansion and investing into various areas, you make data-driven decisions in those areas. And with all of these, there is a direct contributor to direct economic activity as well. When all of these platforms go live and are served, they result in merchandise sales, they result in virtual goods, they result in other sources of revenue that directly contribute to the economic growth of the country. Again, there are a couple of examples. We're talking about Huddle. Huddle is a tool that is very famous, global tool again, which is very proficient in analyzing match footage and has directly resulted in a lot of new opportunities created for people, because with tools like Huddle, scouting, for example, becomes very democratized. So new and new people are coming in the areas of sports analytics. New jobs are getting created across the globe where people are using tools like Huddle and starting new careers. Similarly, Viscott. Viscott is similar scouting platform that is available out there. So all the football academies, a lot of football academies and clubs across Europe are now using Viscott and using it for scouting across different countries. What happens is, because of tools like this, there are new jobs around sports analytics and other domains that are opening in smaller cities across the globe, which probably would not have been possible because the infrastructure that is needed at that point is not there. But with these kind of tools, new jobs and new opportunities are being created in various corners of the globe. And in India, it's not that we are starting from scratch, right? We already have initiatives. So we have initiatives like Hello India, which is targeting grassroots disruption in terms of how we actually identify players, right? So it can be strengthened. It can be strengthened with AI to achieve what it wants to do, to improve the talent diversity that it wants and to train people and for performance analysis. At this point of time in India is around $5 trillion US. This has grown by 118 times in the last 10 years, a CAGR of 17%. You have seen that there is a relationship between GDP and market cap. Typically, the relationship hovers somewhere between 1 to 1.5. If that relationship is even now maintained, if you look at that and if it is going to continue, by 2047, we are talking about a market cap somewhere hovering around 40 to 50 trillion. Where this market cap will come from? Will it be only from the existing companies? Not necessarily. More and more companies are going to come in from various emerging sectors in India, making it one of the largest economies. This is where the role of BSE becomes very important. While Times Now is celebrating 20 years, we are happy to tell that BSE is celebrating its 150th year this year. It's a very happy moment for us. What has been the role of BSE in all its 150 years of existence for the growth of Indian economy? BSE has helped significantly in the formation of capital, ensuring liquidity of the capital raised, transparency in the market operations, ensuring corporate governance, and providing tools for risk management, in all ensuring and building trust in the market. In this committed service of 150 years to the market, BSE has ensured the emergence of multiple sectors, multiple big companies and corporates, and in all helped in democratizing the access to the markets and access to the information so that more and more investors can in the building of nation. BSE is extremely committed to the cause of SMEs, and SMEs are very important.
Today we have around 6 crore SMEs in the country. Roughly somewhere around 1,000 SMEs are listed. Listing of a SME helps significantly, one, in its growth, and two, making it bigger along with contributing more and more for the nation. SMEs contribute significantly for the GDP growth, employment and exports, as we all know. And BSE has been a pioneer with SME platform, and it is certain that in the coming years, the role that is being played by BSE in getting SMEs to the forefront will become more and more significant. It's important that the investors participate judiciously, fully understanding what they trade, and trade only what they understand. For that, investor awareness and investor knowledge creation becomes very important, along with investor protection. BSE has been doing a great pioneering role in this as well as a part of nation building. We conduct around 14,000 investor awareness creation programs throughout the year, some of them physically, some of them digitally. We also came up with a novel idea of what we call as Dr. Mane videos. The do's and don'ts in the form of a simple clipping, a video clipping with a nice message to the public in an interesting social background has been rendered by BSE in multiple areas. This has become a very big hit amongst the viewers, and I must say that it has at least around 1 million viewers, which is a great achievement for us. When individuals trade, it is very important to ensure that their portfolio risk is minimized. Mutual funds play a wonderful role in this. So it has been the endeavor of BSE to make mutual funds easily available to the investing public. The Star MF platform of BSE has played a very vital role. I'm sure you will be very delighted to know around 1 crore unique investors have entered into mutual funds in the last 1 year. It's a very big number for India. We will be continuing our journey in building trust in support of nation building towards achieving the goal of Viksit Bharat. In all this, I feel media also plays a wonderful and very important role. By its sheer reach and influence, it can promote financial literacy amongst the public in a big way. The conversion of household savings into financial savings can be faster with the effort from media and support from one and all. Media which is aligned with the cause of the nation and with responsible reporting can be a very important tool for robust growth and sustained development. तो ये टाइम्स नाउ का समिट चल रहा है जिसके ज़रिए कुछ टॉप मैनेजमेंट्स आ रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने पेटीएम के मैनेजमेंट को देखा, अभी बीएसई के चेयरपर्सन थे वहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। तो इसलिए हमको बार बार वहाँ पे जाके जो उनका मैसेज है, जो उनकी पॉलिसीज़ है, जो उनका विजन है, वो सब हम आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो सारी मैनेजमेंट दिखाएं जो लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं। बीएसई इज़ ए लिस्टेड कंपनी, पेटीएम इज़ ए लिस्टेड कंपनी। तो अगर वहाँ पे उनको सुनेंगे ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि उनका विजन वगैरह क्या है और वो कैसे बातचीत कर रहे हैं इस पे। वैशाली पारिक, कुणाल शाह इस बीच मेरे साथ बने हुए हैं। वैशाली, 2-4 शेयर मैं आपसे जल्दी से पता कर लूँ। ये अडानी ग्रुप के दोनों शेयर्स का रोल ओवर भी अच्छा है और पोजीशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक का शेयर का नाम है अडानी ग्रीन्स, दूसरे का नाम है अडानी एनर्जी सोल्यूशंस। एक बार दोनों को आप चेक कर लो, किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, एनर्जी सोल्यूशंस और अडानी ग्रीन्स। तो सिमिलर ही है। अदानी एनर्जी ऑलरेडी एक सॉरी नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है और ऑलरेडी 7% अप। सो व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। आई थिंक इफ ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये 880-900 की तरफ जा सकता है। और दूसरा स्टॉक आप मुझे पूछ रहे हैं वो है अदानी ग्रीन। सो आई थिंक अदानी ग्रीन में कंपैरेटिवली
अभी अभी मोमेंटम शुरू हुआ है और इतना रन अप हुआ भी नहीं है। सो खरीदने के मौके यहाँ पे फेवरेबल रहेगा और नियर टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा नियरली 980 टू 990। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। दोनों पे आपने अपना ट्रेड हमको बता दिया। मेरे को सिर्फ चेक ये करवाना था क्योंकि दोनों पे ही कहीं ना कहीं पोजीशंस होंगे, तो आपने थोड़ा आइडिया दे दिया हमको। एक और शेयर भी है कुणाल, एक बार जरा आप वो चेक करना, बजाज फिनसर्व। रोल ओवर अभी तक अगर नहीं किया तो रोल ओवर कर जाओ, अभी लास्ट का टाइम है, 1 घंटे आधे घंटे बाद मार्केट्स में रोल भी नहीं होगा। या फिर नई सीरीज में लेना है तो बजाज फिनसर्व को ले सकते हैं। आई थिंक डेफिनेटली बजाज फिनसर्व को रोल ओवर भी कर सकते हैं, करना है तो, और अगर नई सीरीज में लेना है तो भी ले सकते हैं। स्टॉक ने एक अच्छा बेस पैटर्न बनाया था और फिर जो ब्रेकआउट आया था अभी रिसेंट स्विंग आई से 1930 1940 से, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली एक इंट्राडे में हार्ट ऑफ हाई बॉटम बना रहा है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। जो मैं नियर टर्म के टारगेट देख रहा हूँ वो है 20,050 और 20,090 अपसाइड में। सो बुलिश पैटर्न है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जो सपोर्ट अभी बन चुका है स्टॉक का वो है 1970। ठीक है, एक और शेयर भी आप ही चेक करो कुणाल भाई, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। 1390 के ऊपर अभी क्लोज कर रहा है आज। वॉल्यूम वगैरह ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक लग रहा है। ये भी अगली सीरीज में रोल ओवर और बाय करने वाला शेयर है। आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो रहा है बट अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। स्टॉक ने हाईलाइंस पे जो रिजेक्शन फेस किया वो 1425। एक बार वो लेवल निकालता है फिर कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब फर्दर अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद जो टारगेट्स आ रहे हैं वो है सीधे 1490 है। तो 1425 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिए, एक बार वो आता है तो आप लॉन्ग बस। इंडिगो, विशाली मैम, इंडिगो काफ़ी अच्छा चला इस सीरीज़ के अंदर, तो 5000 का लेवल भी पार किया, 5100 भी है। अगली सीरीज़ की गाइडेंस दे दीजिए। मेरे हिसाब से डाटा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगली सीरीज़ के अंदर जो जा रहा है शेयर। तो एक्चुअली यू राइटली सेड के इंडिगो में एक अच्छा सा मूव आ चुका है और आई थिंक एक 5000 का कंसोलिडेशन है। सो 5000 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को अभी भी बुलिश व्यू ही रहेगा। 52 टू 5400 के नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। इंटरग्लोब अच्छे से चला है, 5100 के ऊपर जाकर अभी कारोबार कर रहा है और अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ी सी दूर है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी तरफ से आई थी इसमें। एक आज अच्छा सरकारी बैंक भी आज चल रहे हैं कुणाल। यूनियन बैंक जरा आप चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। 125 रुपए के आसपास का भाव है और रोल ओवर इसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक है। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम और बिल्टअप होना चाहिए। मैं जो टारगेट देख रहा हूँ 128 जो उसका रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा 134 का। 134 के टारगेट होंगे यूनियन बैंक के लिए, नहीं सिटी यूनियन बैंक नहीं, यूनियन बैंक लेके आइए, उसकी बातचीत कर रहे थे। आज आप देखेंगे तो बीओबी में 4% की तेजी है, पीएनबी का शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और लोअर लेवल से एसबीआई के शेयर में भी हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। तो माहौल ठीक ठाक है और निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो सबका मिला जुला एफर्ट है, 450 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 51,650 के आसपास के प्राइसेस आपको दिखेंगे। वैशाली जी, एलएनटी में भी हम अच्छे से बाइंग होते हुए देख रहे हैं। आज अगर हम दिग्गजों की बात करें तो ये भी है दौड़ में अच्छे से, 2% की तेजी इसमें है। एलएनटी के लिए टारगेट, नए टारगेट क्या होंगे आपकी तरफ से? वैशाली आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। सो लार्सन जी, की आप LNT मुझे के बारे बात में बताइए। करेंगे तो लार्सन पूछ रहे हैं, राइट? सो लार्सन जी, में जी, एक जी। स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है और आई थिंक ये 3550 का एक नियर टर्म हर्डल रहेगा। तो एक बार 3550 के रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक ये तैयार हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 3750। 3750 के टारगेट होंगे लार्सन यानी कि एलएनटी के लिए। एक और शेयर जो क्लोजिंग आज अच्छी देके जाएगा, सरकारी कंपनी बीईएमएल, अचानक से एक स्पाइक आया है इसमें, अब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। वैशाली जरा चेक करेंगे आप बीईएमएल को?
यस एग्जैक्टली। सो ये स्टॉक एक्चुअली अभी ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है, बट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। सो एक बार ये स्टॉक 3000 को क्रॉस करता है, आई थिंक इसको पोजिशनल ट्रेड की तरह कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज नेक्स्ट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से दैट वुड बी 3600 टू 3800। तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर मौके ढूंढ रहे हैं तो 2600 का सपोर्ट के साथ 3000 को क्रॉस करता है, देन दैट ब्रिंग्स फर्दर स्ट्रेंथ कन्विक्शन हायर टारगेट्स के लिए। कि प्रॉफिट चेकिंग के बाद बाजार में आज फिर से जोश लौटता हुआ दिखा है। हालांकि निफ्टी के जो गेंस हैं वो थोड़े से सीमित हैं, लेकिन फिर भी 120 अंकों की तेजी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 400 अंकों के आसपास का उछाल है, 0.25% ऊपर आपको इंडेक्स दिखेगा। बहुत ज्यादा हालांकि हम देख रहे हैं कि कोई स्टॉक्स में चर्निंग ऐसे नहीं हो रही है। टाटा मोटर जो शुरुआत में 5.5% गिरा, अभी भी 5.5% ही है, और हमने पूरे करीब 6 घंटे के आसपास का सत्र बाजार में बिता लिया है। मार्केट एट 3 का वक्त हो गया है, 3 बज गए हैं, और आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ये खास सेगमेंट लेकर। आनंद बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है आज? जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दिलीप बिल्डकॉन की, जहां पर कंपनी को बीएसएनएल से 2630 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए उन्हें मिला है, जिसके चलते शेयर में करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कोफोर्ज की, तो कोफोर्ज ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना करार बढ़ाया है, और जो करार उन्होंने बढ़ाया वो डेवलपर प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़ाया है, जिसके चलते शेयर में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें स्पाइस जेट की, तो स्पाइस जेट ने विलिस लीज के साथ सेटलमेंट किया है, और विलिस लीज ने स्पाइस जेट के खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी का केस था उसे वापस ले लिया है, जिसके चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक की बात करें तो डिक्सन टेक ने सिग्निफाई इनोवेशन के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो लाइटिंग प्रोडक्ट और एसेसरीज के लिए किया है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अंत में बात करें एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स ने आशीष चोकसी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। तो आनंद ने फटाफट आपको 1 मिनट के अंदर बता दिया कि वो 5 शेयर कौन से हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक 1.5% के आसपास की तेजी उसमें हो रही है, कितनी टिकेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले जरा आप अपने स्टॉक्स बता लीजिए सर, फिर हमारे पास तो लंबी लिस्ट है, एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे आराम से। जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो स्टॉक्स दोनों बाइंग की तरफ चुना है। मार्केट में थोड़ा अप्रैल सीरीज में मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ये हमारा मानना है। तो उसके चलते जो स्टॉक्स है, सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस, ये स्टॉक है फाइनेंशियल सर्विसेज से, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल सेटअप है। 3 दिन से हल्के से रेंज में एक ब्रीदर ले रहा है स्टॉक, बट कुल मिला के स्टॉक 710 और 725 ये 2 टारगेट एरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये टारगेट्स के लिए आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 652। दूसरा टारगेट एफएमसीजी पैक से डाबर का है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट जोन जो करीबन 490 वो सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम कैचअप कर रहा है, जिसके चलते 527 और 541 ये 2 टारगेट आपको अप्रैल महीने में जल्दी ही बनते हुए दिखेंगे। ये ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है 502 का। क्या ये कुछ एक अलग अलग ट्रेड आपको और मिले हैं? साथ ही एक ऑप्शंस का ट्रेड भी रखता हूँ। तेजस शाह से हमने फ़ोन करके पता किया और उन्होंने कहा है कि एक्सिस बैंक की कॉल आप चाहें तो लेके जा सकते हो। देखो बैंक्स में दम तो है, रोल ओवर भी है और पोजीशंस भी ठीक है, महंगा भी नहीं हुआ, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी ठीक है। तो आप चाहें तो एक ट्रेड तो देख सकते हैं इसके अंदर, और आप उसमें चाहें तो 1120 की स्ट्राइक की कॉल ले, 21 से 22 रुपये में आप चाहें तो ले सकते हैं। और वो आपको जो टारगेट होगा 30 से 38 रुपये का है, और स्टॉप लॉस है 14 रुपीज़ का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट करीब 10,000 का आएगा और मैक्सिमम लॉस करीब 5,000 के आसपास का हो सकता है। रेशियो 1:2 की है। फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हो गया तेजस शाह की ऑप्शंस की रणनीति आपके लिए। अक्षय, 1-2 शेयर मैं आपसे और पता कर लेता हूँ इन बिटवीन, जहाँ पे कुछ पोजीशंस अच्छी बन रही हैं। देखो वैसे तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शांत एक्सपायरी हो। अभी एक बार वापस से आप ना पोल दिखा दीजिए, जो हमने डेरिवेटिव एक्सपायरी का पोल करवाया है। आपको थोड़ा उससे 2 चीज़ों का और आइडिया लगेगा। पोल लेके आइएगा, पहला सिर्फ निफ्टी लाके उसको फुल स्क्रीन डाल छोड़ देना, ठीक है? निफ्टी वाला लाके उसको फुल स्क्रीन करके छोड़ देना। फिर जब मैं बैंक निफ्टी बोलूँ तब बैंक निफ्टी का दिखाना। तो निफ्टी के अंदर देखोगे 23,500 का एक बैंड पे लोअर दिखेगा,
एक बैंड पे अपर दिखेगा। फुल स्क्रीन कर दो इसको, अब मेरे को मत दिखाओ। तो एक लोअर हो गया और एक अपर हो गया, जहाँ पे 40 और 30% लिखा हुआ है। इसका मतलब मीडियन क्या हुआ भाई, एक बैंड का हाई है एक बैंड का लो है, तो मीडियन क्या हुआ? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो मीडियन आप जानते होंगे, यानी कि बीच का क्या हुआ। तो उसमें हो गया 23,500। आज आप चेक कर लो 23,500 के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट ने समय निकाला, एक बार आ गया तो खोया नहीं। यही बात हमने एग्जैक्टली सुबह भी आपको बोली थी कि 23,300 23,500 का बैंड है, जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ का हो जाएगा। 500 ब्रेक होगा तो 500 के ऊपर का हो जाएगा, 300 ब्रेक होगा तो फिर हम नीचे जाएंगे कम से कम 500 पॉइंट और। तो ये हमारा पोल आज वापस से सुपर हिट रहा। अब आप बैंक निफ्टी वाला दिखाना। बैंक निफ्टी के अंदर भी 51,500 का ही इसी तरह से आपको बेस दिखेगा। दो जगह हैं जहाँ पे 5, 50 और 20 लिखा हुआ है। ये 70% यानी कि 10 में से 7 लोगों का व्यू हो गया। 51,300 और 51,300 का बैंड आप देख रहे हैं, तो मीडियन बन गया। 51,300 के ऊपर की आज की क्लोजिंग लगती है तो ये अच्छी मानी जाएगी। 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है तो इसको थोड़ा बेहतर हम मानते हैं। तो ये भी मीडियन के ऊपर गया, ये पोल भी हिट हुआ। तो दो पोल्स ने सुबह सुबह आपको थोड़ा गाइड भी किया और बताया भी कि क्या पोजीशंस कैसी है। देखो लास्ट का 20 मिनट रह गया, मार्केट्स में एल्गो ट्रेड होगा और जो सौदा नहीं काटते उनका ज़बरदस्ती सौदा कटेगा तो स्विंग आएगा। जैसे निफ्टी पे भी एक छोटी सी कैंडल बनी है, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे एक छोटी सी कैंडल है, ये सिर्फ एक्सपायरी एडजस्टमेंट्स है, नथिंग एल्स। अक्षय पी भागवत हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय भाई 2-4 शेयर आपसे पता कर लूँ। कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकोर चेक कर लो, टिपिकली एक्सपायरी शेयर है, इस बार बढ़िया रिकवरी की। अगली सीरीज के बारे में और बता दो। जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाला काउंटर है। 2 दिन थोड़ी सी हल्की सी बिकवाली जरूर देखी है, बट जो एक रिवर्सल या शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, 620 से जो रिकवरी करी है 750 760 तक ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अपटिक आपको देखने को मिल सकता है। तो 740 750 ये टारगेट के लिए आप बने रहे। बाइंग करना है तो भी आप बाय कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 665। डन, पॉइंट टेकन। एक शेयर मेरे को और बस लास्ट होगा मेरी तरफ से, वो शेयर जो मैं आपसे पता करूंगा लॉन्ग साइड का, वो है एनटीपीसी। सर मेरे को लग रहा है एनटीपीसी और पीएफसी थोड़ा और चलेंगे, स्पेशली आप एनटीपीसी ही चेक करना। एनटीपीसी आपको कैसा दिख रहा है सर? एनटीपीसी बहुत बढ़िया शेयर चुना है डिम्पी जी आपने। एक बॉटम तो स्टॉक ने बना दिया था गए महीने में 300 पे, उसके बाद 330 के स्तर पे टेक्निकली गए कुछ दिन पहले उसने एक ब्रेकआउट भी दिया। जो भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर शेयर ट्रेड हो रहा है, तो क्लियरली एक मोमेंटम वाला काउंटर है। और जिस तरीके का सेटअप है आपको 380 से 390 ये दो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए ये ट्रेड सेटअप हो रहा है। तो आज का जो लोएस्ट पॉइंट है 350, इसके नीचे 10 रुपए का करंट मार्केट प्राइस से आपको स्टॉप लॉस बनाना है, और 380 और 390 ये दो टारगेट्स के लिए आपको एनटीपीसी में आप बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। तेजी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है, 99.3 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है, 317 अंक हालांकि अभी भी ऊपर है। निफ्टी में एक चीज गौर करने वाली है कि जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वो भी ऑटो पैक का है, वो है हीरो मोटो। लोअर लेवल से उसमें वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रही है, ऐसा दिख रहा है साफ तौर पर। और सबसे गिरने वाला शेयर भी टाटा मोटर्स है, वो भी ऑटो पैक से 5.5% के आसपास से गिरावट वहां पर है। लेकिन टाटा मोटर्स साथ कई सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं जो आज बाजार में पिटाई का शिकार हो रहे हैं। उनमें आप देखेंगे तो सोना BLW फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा गिरा है, करीब 6.5% के आसपास से गिरावट है। यह गिरावट दरअसल इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनके लिए टैरिफ में 1 महीने की रियायत अभी दी गई है। क्या कुछ किया है ट्रंप ने, कितना असर हो सकता है, इन कंपनीज का अमेरिका में कितना एक्सपोजर है, यानी कितना कारोबार हो रहा है, ये सारे आंकड़े लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या क्या आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं?
जी हाँ, अगर हम आज के दिन में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहा है। स्पेसिफिकली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से दिग्गज नाम है जैसे टाटा मोटर्स हो गए या फिर जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनमें कहीं पे कई ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इसका मेन रीज़न ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो है 25% का लगाया है ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल एंसिलरी पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मूव कैसे काम करेगी। 2 अप्रैल से जो ऑटोमोबाइल्स पे टैरिफ है 25% का वो एप्लीकेबल होगा और कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि मई 3 से पहले ऑटो एंसिलरीज पे भी ये जो टैक्स टैरिफ है 25% का वो लागू होगा। अगर हम बात करें इस मूव की तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कहीं पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लेके आने वाले हैं अप्रैल 2 को और इसी में से एक फर्स्ट मूव जो है हम कह सकते हैं और उसके सबसे पहली कैजुअलिटी इंडियन जो अपने स्टॉक मार्केट है वहाँ पे इन 4 से 5 कंपनीज में देखने को मिली। अब इसका इम्पैक्ट भी जान लेते हैं। अगर हम ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो कई ज़्यादा लेवल पे जो एक्सपोर्ट्स है वो यूएस में नहीं जाते, बट इसमें से कुछ ऐसे कंपनीज है ऑटोज में से और ऑटो एंसिलरीज में से जिनमें से एक कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जो यूएस से आता है। सबसे पहले आता है टाटा मोटर्स। अगर हम ऑटो पैसेंजर व्हीकल में बात करें तो लगभग जो उसका JLR जो सेगमेंट है जो कि एक प्रीमियम कार्स बनाता है उसका 32% रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से आता है। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें तो टाटा मोटर्स के लिए लगभग 15% जो रेवेन्यू आता है वो ओवरऑल यूएस मार्केट से आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि टाटा मोटर के कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है JLR को लेके वो यूरोप और चाइना में है और इसी दोनों कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगेंगे इसकी वजह से भी एक काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और इसी वजह से एक पेसिमिस्टिक व्यू आज के दिन में मार्केट में देखने को मिला। अगर हम बात करें ऑटो एंसिलरीज की तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कंपनीज है जिनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 30% से भी ज़्यादा यूएस मार्केट से आता है। उनमें आता है कहीं पे भारत फोर्ज, सोना BLW, रामकृष्ण फोर्जिंग शामिल। ऐसे कुछ कंपनीज में हमने देखा कि आज के दिन में गिरावट देखने को मिली। हालांकि 1 महीने का ये रिव्यू पीरियड जो है वो रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, बट इसके वजह से जो एडवर्स इंपैक्ट आएगा इसके लिए आज के दिन में ही मार्केट ने कॉशन दिखाया। इस मूव को लेकर अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि इस मूव की वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस में वो पुश होगा और लगभग $100 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो यूएस में जनरेट होगा। बट ओवरऑल अगर हम इसी मूव की वजह से बाकी भी स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन में एशियन मार्केट में भी ऐसे ही ऑटो स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है इस मूव की वजह से देखने को मिली। आगे जाके ऑफिशियली और कितने चेंजेस आएंगे टैरिफ में 2 अप्रैल से पहले वो तो हम देखते ही रहेंगे, बट फिलहाल के लिए आज के दिन में एक वीकनेस ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में कुछ काउंटर्स में इस मूव की वजह से हमें देखने को मिली थी। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो गौरव ने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया कि ऑटो जो स्टॉक्स हैं आज अगर गिरावट जहां पर हो रही है वो गिरावट क्यों हो रही है। एक शेयर जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, कंपनी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि इनका अमेरिका में टैरिफ से मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो अशोक लेलैंड का है और हमने देखा कि इंट्राडे में ये शेयर रिकवर करके 213-14 रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिर से गिरावट बढ़ी है और उसी स्तर पर आ गया है जहां पर सुबह शुरुआत की थी। 2.5-3% के आसपास ही कमजोरी हम देख रहे हैं। अक्षय जी, अशोक लेलैंड मतलब दिक्कत है कि ये शेयर चलता ही नहीं, घूम फिर के देखिए उसी लेवल पर फिर से आ गया। परसों खबर आई कि SML इसूजू में ये कंट्रोलिंग स्टेक ले रही है, कल कंपनी का खंडन आ गया, उसके चलते थोड़ा सा फिसला और आज ये फिर से गिरावट 3% के आसपास की। कोई रिवर्सल आएगा या फिर इससे किनारा कर लें तो बेहतर है? जी, तो देखिए प्राइस आप स्टडी करें इसकी तो शॉर्ट टर्म में तो कोई ट्रेडिंग के मौके नहीं दिख पा रहे मुझे। सेटअप जो है अभी भी एक रेंज के दायरे में ट्रेड होने के संकेत दे रहा है, जो बार बार आप देखें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे स्टॉक में बिकवाली आ रहा है। इस बार स्टॉक में 220 की और थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर बना है और नीचे में आपको सपोर्ट 190 या 185 पे वापस दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के मौके अशोक लेलैंड में नहीं खोजे। ओवरऑल लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म कम से कम 3 महीना प्लस अगर आप समय देके होल्ड करें तो मुझे लग रहा है कि आपको ये स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी बनानी है विद द एक्सपेक्टेशन की जो रेजिस्टेंस है 220 की वो ब्रेक होके इवेंचुअली स्टॉक 250 पार कर जाएगा। तो मेरा व्यू बुलिश है, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी कीजिए। 185 190 एक पोजिशनल सपोर्ट है और थोड़ा लॉन्गर टर्म में स्टॉक 250 पार कर सकता है, ये मेरा व्यू पॉइंट रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का प्ले है अशोक लेलैंड 250 रुपए तक के टारगेट के लिए। पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा और पेशेंस बार बार ये शेयर टेस्ट करता भी रहा है। अक्षय जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग अच्छी होनी जा रही है। DLF में हम देख रहे हैं कि डे हाई पर कारोबार हो रहा है। मैक्रोटेक का शेयर करीब 4% ऊपर है। ओबरॉय रियल्टी में भी 2-3% के आसपास के मूव्स हम देख रहे हैं और डे हाई पर ये भी शेयर है। इनमें से अगर एक BTST ट्रेड लेना हो तो आपके रडार पर कौन सा शेयर होगा?
जी तो देखिए थोड़ा सा मोमेंटम जरूर है, मोर ऑफ एक्सपायरी ड्रिवन मूव दिख पा रहा है। फिर इसमें अगर स्टॉक्स चुनना ही है बीटीएसटी के नजरिए से तो मैक्रोटेक जो लुदा डेवलपर्स है 1247, इसका प्राइस सेटअप बहुत बढ़िया है क्योंकि पूरे महीने में अगर आप एक्टिविटी देखें तो 1050 से एक तरफा रैली रही है स्टॉक में। कहीं ना कहीं गए 4-5 ट्रेडिंग सेशन ने थोड़ी सी एक रेंज के दायरे में एक ब्रीदर लिया है, पर आज मोमेंटम कैचअप हो रहा है और कुल मिला के ये जो टेक्निकल सेटअप है 1300 या 1320, ये दो टारगेट छूने की ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है। तो लुडा डेवलपर्स या मैक्रोटेक जो है बीटीएसटी की राय में दूंगा 1197 ये स्टॉप लॉस बनेगा और 1310 तक इसमें आप टारगेट बना के चल सकते हैं। 110 तक के टारगेट मैक्रोटेक डेवलपर्स में 4% की सॉलिड तेजी और लगातार ये महीना बड़ा अच्छा साबित हुआ है मैक्रोटेक के जो निवेशक हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने ट्रेडिंग की पोजीशन ली है उनको भी फायदा हुआ है मैक्रोटेक में। अक्षय, आप बताइए कि आपके रडार पर बीटीएसटी वाले कौन से शेयर हैं? जी तो बीटीएसटी के लिए अगर आप स्टॉक्स देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लार्सन एंड टूब्रो देख सकते हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो में एक बढ़िया रिकवरी करा है ओवरऑल 3200 के सपोर्ट जोन से। गए 4 दिन में हल्की सी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल पा रही है, बट कुल मिला के आइडियली एक सेटअप अच्छा है बीटीएसटी के लिए, जहां पे एक मोमेंटम 3350 के ऊपर कैच करेगा तो स्टॉक में 3650 तक आपको जल्दी दिखाई देगा। 3400 के नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस बनाना है। और फेडरल बैंक में भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो कर डे हाई के आसपास चल रहा है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कैचअप कर रहा है स्टॉक ने 180 के सपोर्ट जोन से। और कुल मिला के एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन जो 205 तक है, ये आपके बीटीएसटी ट्रेड के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक में आपको 194 ये स्टॉप लॉस बना के आप इसमें बीटीएसटी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट की आज की क्लोजिंग बढ़िया हो रही है। 100 पॉइंट के ऊपर जाके निफ्टी और करीब 350 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव्ड भी हैं आज के, जो हमने पोल के जरिए भी आपको दिखाए। दूसरी एक और अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट्स के अंदर चर्निंग अच्छी हुई है। रिलायंस HDFC दोनों बकायदा हर निशान में बंद हो रहे हैं और ये गुड साइन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेरिवेटिव एक्सपायरी इस बार का निपट गई। अब हम अप्रैल सीरीज़ में अच्छे रोल ओवर, लो PCR और अच्छी चर्निंग, अच्छे सपोर्ट के साथ एंटर कर रहे हैं। तो इस बार की जो सीरीज़ की एंट्री हो रही है वो अच्छे नोट पर हो रही है और इसमें FIs की होल्डिंग भी 33% के साथ है। हमने कुछ डेरिवेटिव्स का डाटा निकाला है, आप चाहे तो स्क्रीन पर भी चला सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अरविंद जी को भेजा है, आप चाहे तो वो वाला सारा डाटा एक बार वापस से स्क्रीन पर भी दिखा सकते हो। सिर्फ मंथली बेसिस पर सारी कैलकुलेशंस हैं। अच्छा, एक बस एक लास्ट पॉइंट और है, क्योंकि अब हम मार्केट के बिल्कुल लास्ट चरण पे चल रहे हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं ना जो केवल पब्लिसिटी में नंबर 1 होते हैं, बल्कि बिजनेस में और अपॉर्चुनिटी में भी नंबर 1 होते हैं। जोमेटो उसमें से एक है। बिजनेस अच्छा, पब्लिसिटी अच्छी हुई, अब ये निफ्टी का पार्ट भी बन रहा है सिर्फ 4 साल में। इसका क्या रोड मैप था, 4 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुँचा है, बताने के लिए शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं इसकी पूरी जर्नी। जी बिल्कुल, कंपनी की सफ़र के बारे में तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ। निफ्टी इंडेक्स में जो थे ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स है, ये शायद ये पहला स्टॉक रहेगा ऑफकोर्स जियो फाइनेंशियल के साथ इंक्लूड करके कि दोनों ही जो है न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स निफ्टी में आ रहे हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। लेकिन जोमेटो की क्या जर्नी रही है वो मैं बताता हूँ। और आज जो है दिन के एंड ऑफ द ट्रेड में निफ्टी इंडेक्स में भी आने वाला है। लिस्टिंग जो थी 4 साल पहले लगभग हुई थी जुलाई 2021 में। इशू प्राइस देखे तो 76 रुपीज़ पर शेयर था, लेकिन लिस्टिंग देखे तो एक बम्पर लिस्टिंग आई थी 115 रुपये प्रति शेयर की। करंट मार्केट प्राइस जो है करेक्शंस आए हैं, थोड़े डाउनग्रेड्स आए हैं ब्रोकरेजेस से, तो वो लगभग 205 रुपये पे अभी चल रहा है। मौजूदा मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। रिकॉर्ड हाई की लेवल्स की भी बात कर लेते, यहाँ से सोचिए 50% ऊपर था, 300 के ऊपर जो ये आंकड़ा गया था। दिसंबर 2024 में आंकड़ा देखने मिला था, लेकिन जो रिकॉर्ड लोज था वो जो था 27 जुलाई 2022 को था, जहाँ पे स्टॉक की बड़ी प्रेशर आई थी और 40 रुपये तक जो है स्टॉक नीचे गिरा था। लेकिन वहाँ से जो है एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आई, 6x 7x हुआ, फिर थोड़ी करेक्शन भी आई ऊपर से। तो ये इसकी टोटल जर्नी रही है। FNO में शामिल हुआ था 29 नवंबर 2024 को और BSE सेंसेक्स में पहले ही शामिल हो गया था 23 दिसंबर 2024 को। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 महीना पहले जो है BSE में इंक्लूजन आ गया था। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट में जो शामिल हो रहे हैं वो हो रही है आज, यानी कि 27 मार्च को। तो ये तो इनकी डेट्स हुई, ये इनकी जर्नी हुई। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्टॉक को जो है इम्पैक्ट करता है। सितंबर 2023 से पहली बार कारोबारी में जो मुनाफा आए, जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी होता है न्यू एज कंपनीज के लिए, वो आंकड़ा का मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सेक्टर की कंपनी
के जो है टॉप पर है। इनकी जो स्विगी है, इनके जो पेयर उनको हर ऑपरेशनल पैरामीटर में अभी बीट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर में भी जोमेटो स्विगी को बीट कर रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कई सर्विसेज देते हैं, ये सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है, क्विक कॉमर्स में भी हैं और अब एक डिस्ट्रिक्ट भी खोला है इन्होंने। और इसके अलावा जो है याद रखिए फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन और मुनाफा बेहतर है। ब्लिंकिट का दिसंबर 2025 तक जो है याद रखिए 2000 स्टोर का लक्ष्य है, जो आप डार्क स्टोर्स कहते हैं उसको लेके, तो इस पे पॉजिटिव नज़रिया बनता है। और कंपनी की ग्रोथ और बैलेंस शीट अभी भी मजबूत है, कैश लेवल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, कंसर्न होता है जब आप एक्सपेंशन करते हैं क्विक कॉमर्स में, यही ब्रोकरेजेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है और उन्होंने कॉशन भी किया हाल ही में। तो ये है आपका जोमेटो का पूरा स्टोरी और ये जो है निफ्टी का एक नया नायक बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल नया नायक बनने के लिए तैयार है। उम्मीद करेंगे कि नायक बने भी और जो ऊपरी स्तर से जो लोग जुड़े जोमेटो में, जिनको नुकसान हुआ, उसके नुकसान की भरपाई भी करें। 205 रुपए का भाव है। लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ी सी बाइंग इसमें आई है। देखिए क्या होता है ना कि जब इंडेक्स में कोई शेयर शामिल होता है तो फिर फंड्स की भी बाइंग आती है, क्योंकि फिर इंडेक्स बाय करते हैं जो, फिर वो ऑटोमेटिकली फिर ये शेयरों में उसका इन्फ्लो आता है। जोमेटो 205 रुपए का भाव है। अक्षय जी, जोमेटो में क्या कोई सिनेरियो आपको रिवर्सल के दिख रहे हैं या फिर शेयर अभी भी वीक है ये और सेल ऑन राइज की रणनीति इसमें होनी चाहिए? जी, तो जो भी अभी वॉल्यूम्स पिकअप हुआ है, जो थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा है, वो निफ्टी रिबैलेंसिंग है, जोमेटो का इन्फ्लोज है उसमें, उसके चलते आया है। बट टेक्निकली अगर ये स्टॉक में आप गए फरवरी से जर्नी देखें तो बार बार ट्रेडिंग के लिए से 200 का स्तर बार बार होल्ड कर रहा है। 200 से हिस्टोरिकली 230, 235 ये उसकी रिकवरी की चाल रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ जब भी हम कोई ट्रेड में ढूंढते तो आइडियल सेटअप है ये, जहां पे वापस 200, 204 का एक भाव वापस हमें ऑफर हो रहा है। एक ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाइंग के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 195 ये बना के बाय कर सकते हैं। वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिकवरी में स्टॉक 230 तक चल सकता है। ठीक है, 230 तक रिकवरी में ये शेयर जा सकता है। जोमेटो का 205 रुपए का भाव है, 230 भी चला गया तो आपके लिए 10% से ज्यादा मिल जाएंगे। 12% के आसपास के रिटर्न्स बनते हैं, बढ़िया है अगर वहां तक जाता है तो। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 1 से 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया है। आज बाजार के लिए देखिए क्या है ना कि सुबह टैरिफ वाली प्रॉब्लम थी, अमेरिका से एक खराब न्यूज आई थी, नैस्डैक को हमने टूटते हुए देखा था, लेकिन भारतीय बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर टिक रहे हैं। एफआईज का फ्लो आ रहा है। 5 सत्र में एफआईज ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है और जहां पर टैरिफ का इंपैक्ट आना है सिर्फ उन शेयरों को छोड़ दें तो बाकी बाजार में ऐसी कोई चिंता की बात आज नहीं दिखी। बल्कि अगर आप ऑटो में देखेंगे तो ऑटो में भी बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक माहौल रहा। टाटा मोटर टूटा और एंसिलरी वाले शेयर टूटे। जिनका एक्सपोजर है, जिनका एक्सपोजर नहीं है, वो कोई डर, कोई फियर, कोई माहौल खराब होने वाली बात अब बाजार में आज दिखी नहीं। और निफ्टी में जो कल की गिरावट थी, कल की गिरावट की पूरी भरपाई आज निफ्टी ने कर ली। 100 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में रही, 23,600 के ऊपर लौट आए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी कल की जो डैमेज था वो पूरा का पूरा उसका डैमेज कंट्रोल हो गया। 400 अंकों की तेजी आज हमने निफ्टी बैंक में भी देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं, क्योंकि एनएसई पर 1276 शेयर आज कमजोरी तेजी वाले रहे और उसके मुकाबले करीब 1450 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हीरो मोटो में अच्छी बाइंग रही 3% की, बजाज फिनसर्व चला 3%, एनटीपीसी में लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और एनर्जी पैक में बीपीसीएल में भी आज हमने तेजी देखी। दिग्गजों में एलएनटी आज मजबूत रहा और आज के सत्र में हम एचडीएफसी बैंक को भी ऊपर देख रहे थे। एचडीएफसी बैंक में जो तेजी रही वो रही करीब 1% के आसपास की, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया। ओवरऑल एक बढ़िया सेशन बाजार के लिए आज रहा है और क्लोजिंग अच्छी रही है 23,600 के ऊपर और निफ्टी बैंक 51,500 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपना मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, आपके जाएगा नहीं, बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।